नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको मालूम है, इंक्लूडिंग इसमें मैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी शामिल करूंगा, जिन्हें मालूम है कि उनकी सपोर्ट खत्म हो रही है, इनके साथ काफ लीग से भी बुरा होने वाला है। एक तरह से वापस एक कॉलोनियल दौर के में जा रहे हैं। जैसे खान साहब का जो प्रॉब्लम है वो खान साहब का प्रॉब्लम नहीं है, वो अब पाकिस्तानी अवाम का इशू है। जो आपके दुश्मन हैं आप उनके हाथों में खेल रहे हो। अगर फलस्तीन आज कायम है या ईरान कायम है या इस तरह का कोई भी मुल्क मज़ाहमत कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। अब उससे जान छुड़वाएंगे जनरल डायर से, उस सारी सोच से, तो फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लिजान सर। इट्स प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच सर। पंजाब में कुछ कवानीन आ रहे हैं, बड़े हैरत अंगेज कवानीन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद अंग्रेज दौर के कवानीन से भी कोई रेफरेंस लिए गए हैं। कोई गुंडा राज एक पंजाब में किसी दौर में लगाया गया था, उससे रेफरेंसेस लिए गए हैं। वफाक में भी कवानीन आए, जो एक वो टेलीकम्युनिकेशन बिल था जिसमें किसी के घर पे भी खंबा आप ठोक सकते थे और उसमें मालिक के मकान की कोई मर्जी नहीं थी, कोई उसकी राय नहीं थी। क्या कहेंगे इन सारे जो मुतनाज़ा कवानीन और बिल जो असेंबली में पेश किए जा रहे हैं इनके ऊपर, और ये कहां से सोचें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? देखिए जी, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको लग रहा है कि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पर आज़ादियाँ बहुत ज़्यादा हैं। यानी उनको ये मसला नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जबर है, जुल्म है, मारधाड़ है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। उनको लगता है कि शायद इतनी ज़्यादा आज़ादियाँ हैं, बहुत ही लिबरल हो चुका है माशरा, इसमें बहुत ज़्यादा हमने खुली छूट दी हुई है, इसलिए हमें जुडिशरी को भी कंट्रोल करना है। जो 26वीं 27वीं तरमीम आई, हालांकि पूरी दुनिया कहती थी कि यहाँ पे जो जुडिशरी का प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, लेकिन उसको मज़ीद कंट्रोल किया गया। मीडिया पर मज़ीद कदगनें लगाई गई। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आपको मालूम है, इस वक्त सारी जो हुकूमत मुखालिफ यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भी ज़ेर ताब हैं। यही मामला उन्होंने अपोजिशन पार्टियों के साथ भी किया है। जो सारे हमारे अपोजिशन की तहरीकें हैं उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है, और अब पंजाब के अंदर भी इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। और बुनियादी तौर पे ये है कि आपका जो पंजाब की तारीख अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रिटिश जब 1848 में ब्रिटिश ने इधर कब्जा किया था, और जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि पंजाब को हमने अपना किला बनाना है, यहाँ पे सारी फौजी रिक्रूटमेंट करनी है। जो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की थी, डेवलपमेंट की थी, वो कंटोनमेंट्स की थी। मियाँ मीर कंटोनमेंट और दीगर पूरा कंटोनमेंट्स का जाल बिछाया था। तो उसकी वजह से ये सोच आ गई थी कि यहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर कोई सियासी एक्टिविटी हुई तो हमें उसके ऊपर कदगने लगानी पड़ेगी, जबर करना पड़ेगा। पंजाब बेसिकली मार्शल लॉ के अंडर रहा पूरी 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी भी और 20वीं सदी के शुरू में भी, और तरह तरह के यहाँ पे कवानीन थे। लोगों को आप पब्लिकली जला भी सकते थे, ये भी एक था आउटरेजियस मर्डर्स एक्ट। वो उसके अंदर ये था कि आप बुनियादी तौर पे कोई अगर ऐसा बंदा जिस पे ये इल्जाम हो कि उसने कोई ब्रिटिश ऑफिसर को मारा है तो उसको पब्लिकली आप मार सकते हो, इंक्लूडिंग आप उसके जिस्म को आग लगा सकते हो। इसी तरह जब आपको मालूम है जलियांवाला बाग का वाकया हुआ, उसमें जनरल डायर ने जिस तरह से पूरा बाग को उसको घेरे में लेकर उसने कहा कि गोलियां मारनी है, और जब उसके ऊपर हंटर कमीशन बैठा तो उन्होंने कहा कि आपने इतने निहत्थे सिविलियंस को क्यों मारा? उसने कहा मैं इसलिए मारा क्योंकि सिर्फ उनको मारना मकसद नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देना था कि ब्रिटिश जो है वो किस किस किस्म का जबर कर सकते हैं। तो मेरे पास गोलियां कम पड़ गई थी, अगर ज्यादा होती तो मैं ज्यादा मारता। ये सोच थी। और उस जमाने में इस तरह के कवानीन भी लेकर आए थे कि जी आपको कोई अगर अंग्रेज ऑफिसर आपको नजर आ जाए तो आप उसे सलूट करेंगे अपना काम छोड़ के। फिर अमृतसर के अंदर उन्होंने एक गली जहां पे उन्होंने इल्जाम लगाया था कि यहाँ पे किसी अंग्रेज खातून की बेहरमती की गई है, वहां पे हर हिंदुस्तानी के लिए ये कंपलसरी था कि वो रिंग के वहां से जाएगा। तो ये इस सब का मकसद क्या था? इस सब का मकसद था कि आपने लोगों को ह्यूमिलिएट करना है, उनके इज्जत नफ्स को मजरूह करना है, उनको ये बावर करवाना है कि वो गुलाम है। अब इसी के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने सारी लड़ाई लड़ी। यही सारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी, यही सारी आज़ादी की लड़ाई थी। इसी के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। यही वजह है कि बरसगीर में हमारे आबाओ-अजदाद ने कुर्बानियां दी, जेलों में गए, टॉर्चर बर्दाश्त किया, ताकि हम उनके बच्चे यानी हम लोग, आने वाली नस्लें, वो सर उठा के जी सकें। और अफसोस ये है कि जो आज के हुक्मरान हैं वो इसके बजाय कि वो
उस आज़ादी की तहरीक की जो रवायत है उसके साथ अपने आप को जोड़ें, आप हुर्रियत पसंदों के साथ अपने आप को जोड़ें, आप आज़ादी के मतवालों की रवायत के साथ अपने आप को जोड़ें, वो जनरल डायर की जो रवायत है उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे उनकी इज्जत नफ्स मजरू रहे, वो अपने आप को गुलाम समझे, वो झुके रहें ताकत के सामने। तो ये हम एक तरह से वापस एक कॉलोनियल दौर के में जा रहे हैं, जनरल डायर के पंजाब में जा रहे हैं। और ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि जितना भी पिछले 100 साल में हमने गेन किया है ये उस सब को रिवर्स किया जा रहा है। चाहे थोड़ा ही गेन किया हो, कुछ ना कुछ जो हमारे कवानीन बने हैं, आइन बना है, वो लोगों की जद्दोजहद से बना है, वो कोई तोहफे में किसी को नहीं मिला, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। तो फिर इस आइन का, इन कवानीन का, इन आज़ादियों का दिफा भी हम पर फर्ज है। तो ये कवानीन इंशाल्लाह एक दिन उड़ा लिए जाएंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने सहूलतकारी की है उनका हिसाब भी लिया जाएगा। सर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना कि पिका भी बना। हम यहाँ पे पिका तो किसी के वेमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कानून है। अब आइंदा जो कवानीन आ रहे हैं कि अदारों के पास, जस्टिस के पास ये कंट्रोल भी होगा कि वो किसी को भी आदि मुजरम भी डिक्लेयर कर सकेंगे, किसी को भी कितने अनलिमिटेड टाइम के लिए और एक बहुत बड़े पीरियड के लिए भी वो अपने पास रख सकते हैं। बहुत से ऐसे कवानीन आ रहे हैं, आईनी तरमीम भी हो रही है। तो ये चले ठीक है, अनडू तो हो जाएंगी, मगर इसे अनडू होने में भी तो एक लंबा अरसा लगेगा ना, कि दुनिया आगे की तरफ जा रही है, दुनिया इवॉल्व हो रही है, दुनिया बेहतर चीजों को अडॉप्ट कर रही है, और हम पिछले कवानीन को देख के पीछे जा रहे हैं और डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अफसोसनाक बात, क्योंकि देखें अब ये है कि एक तो जो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आप वैसे भी कोर्ट से रिलीफ लेना बहुत मुश्किल हो गया है, रिट के जरिए, दीगर चीज़ों के जरिए। हमारे यहाँ जबरी गुमशुदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऑलरेडी मौजूद है। तो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कानून से हटकर हैं। फिर एंटी टेररिज्म पूरे कोर्ट्स हैं जिसमें जो आम कवानीन है उनका इतलाक नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर आपको लगता है कि मजीद अभी सख्ती करने की जरूरत है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और देखें दुनिया चेंज हो रही है बिल्कुल, और दोनों तरफ से हो रही है, सख्तियां भी सारी दुनिया में हो रही हैं। यानी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है पूरी दुनिया में वो खौफनाक होती जा रही है। लेकिन उसका जो सबक है वो हमें सही से उसका इदराक करना होगा। मिसाल के तौर पे अगर फ़लस्तीन आज कायम है या ईरान कायम है या इस तरह का कोई भी मुल्क मज़ाहमत कर रहा है, उसकी बुनियादी वजह उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। वरना कई मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं जो एक फ़ोन कॉल पे हर चीज़ अपनी ढेर कर देते हैं। अगर वो मज़ाहमत कर रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ के अवाम उस हुकूमत, उस रियासत के साथ खड़े, अवाम जो है उनको एतबार है अपने हुक्मरानों पे। तो ये एक बुनियादी चीज होती है कि अवाम को आपके साथ होना चाहिए। जिस दुनिया के अंदर हम एंटर हो रहे हैं ये बड़ी एक खौफनाक दुनिया है। इसमें हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, प्रॉक्सीज भी बनाएंगे, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी होगी, ये सब हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ज़रा पाकिस्तान में भी होगा। आपका जो हर अव्वल दस्ता है जो आपका दिफा करेगा वो आपके बम नहीं है, वो आपकी अपनी अवाम है। और अगर अवाम से आप आड़ा लगा लोगे, अवाम के साथ आप दुश्मनी मोल ले लोगे, अवाम के ऊपर आप जबर, आपको लगेगा वाहिद जो आप जुबान इस्तेमाल कर सकते हो अवाम के साथ वो तशद्दुद की है, वो जबर की है, तो फिर जाहिर है अवाम आपसे नाला होगी, अवाम आपसे नाराज होगी। अवाम के नाराज होने का मतलब है कि जो आपके दुश्मन हैं आप उनके हाथों में खेल रहे हो। क्योंकि फिर जब किसी का स्टेक नहीं है, जब कोई कहेगा कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेरे बच्चे को उठा लिया, मेरे हमसाये को गायब कर दिया, किसी के भाई को शहीद कर दिया, जब इस तरह के ग्रीवेंसेस माशरे में बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो फिर जाहिर है लोग जो हैं उनका स्टेक इस मुल्क से कम होता जाएगा, उनका रियासत से रिश्ता कमजोर होता जाएगा। तो इस वक्त जो भी शख्स ये एडवाइस कर रहा है हुक्मरानों को कि जी तुम दें, मजीद सख्त करें, मजीद सख्तियां करें, हार्ड स्टेट बनाएं, ये करें, वो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। वो पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उन्हें कमजोर कर रहा है। जो इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी संजीदा है तो उसको ये बात सामने रखनी होगी कि देखें इंटरनेशनली आपने बहुत कुछ गेन कर लिया है, आप मिलिटरीली भी इस वक्त खित्ते में एक बड़ी ताकत है, ठीक है, ये आपका गेन है पिछले 70, 75, 80 सालों का। पाकिस्तान में इसमें सिविलियंस का भी रोल है, इसमें मिलिट्री का भी रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का रोल है, ये हो गया। अब आपके पास जो नया फेज है जिसकी तरफ आपको जाने की जरूरत है वो इंटरनेशनल दुनिया को तो आपने मना लिया, अब अपनी आवाम को मनाने का टाइम है, अपनी आवाम के साथ नया मुआहदा करने का टाइम है। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप जबर की जुबान के बजाय मफाहमत की जुबान का इस्तेमाल करें। आपको मैं बार बार ये कहता हूं कि जो जैसे खान साहब का जो प्रॉब्लम है वो खान साहब का प्रॉब्लम नहीं है,
वो अब पाकिस्तानी अवाम का इशू है, पाकिस्तानी अवाम को मनाने का इशू है। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इशू है। अभी देखिए उन्होंने फिर बयान दिया है कि उनकी जान खतरे में है, एजाज चौधरी साहब की जान खतरे में है। आपको ये मसला हल करना पड़ेगा। आपको बलूचिस्तान के अंदर किसी ना कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करनी पड़ेगी। अब पॉलिटिकल सेटलमेंट आप अपने बंदों के साथ तो नहीं करोगे ना, बुगटी साहब के साथ तो नहीं करोगे, या आप जो जितने भी इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं, काकड़ साहब और दीगर, वो तो आपकी जुबान बोलते हैं। सेटलमेंट तो उनसे करनी है जो आपसे, जो लोग नाराज हैं उनको मना के वापस लेकर आ सके। तो वहां पे अब बात करने का आपको वो सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। इसी तरह कश्मीर में भी करना पड़ेगा, फाटा में भी करना पड़ेगा। ये इससे आपकी कोई क्या कहते हैं, वो अनाम में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी, आपकी ताकत में कमी नहीं आएगी। अगर इस तरह का मामला बनता है तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, अवाम की ताकत भी बढ़ेगी, और रियासत जो है उसमें इस्तेकाम आएगा। ये जो आपकी अभी जारहाना पॉलिसी है, ये इंडिया के खिलाफ तो ठीक लगती है अगर आप लड़ना चाहें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को गद्दार कहना और एजेंट कह के अगर आप चलोगे तो ये आप अपने लोगों को अपने से दूर करोगे, एंड दिस इज अ फेटल मिस्टेक, क्योंकि ये आपकी जड़ें, पाकिस्तान की जड़ें और रियासत की जड़ें कमजोर करेगा। आप आखिर में हमारे जान साहब मुझे ये भी समझा दें कि ये सारी जितनी भी चीजें हो रही हैं, अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें सियासतदान ही सफे अव्वल में खड़े होते, सीना ठोकते हुए नजर आते हैं कि हम ये करेंगे, और वो इसकी तावीलें भी करते हैं और बड़ी अच्छी तावीलें करते हैं कि ये हम इसलिए ला रहे हैं। सर सबको तो पता है ना, गवर्नमेंट बदलती है, ये चंद साल होते हैं और उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है। जो भी कवानीन लाए जाते हैं वो दोबारा से उसी, वो जिसने लाए होते हैं उसी के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। ये पीका शुरू इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इधर आके पीडीएम के दौर में जब मंजूर हुआ, और इस वक्त अभी जिन लोगों पे चल रहा है, कल यही गवर्नमेंट चली जाएगी सर, दोबारा आ जाएगी। ये वो जो सियासतदान जब कुर्सी पे होता है उसका माइंडसेट सर कैसे बदल जाता है कि वो क्यों उस चीज को डिफेंस करना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा अपोज क्यों नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज बेसिक राइट्स के खिलाफ है, ये मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं लाता, या अगले को कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते कि इसका अल्टरनेटिव ये है, अगर आपने कोई चीज अचीव करनी है या कोई छोटा मकसद है उसको इस तरीके से अचीव कर ले, आप बजाय इसके कि एक प्रॉपर कानून साजी का हिस्सा ना बनाए इन चीजों को। देखिए, जो मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पाकिस्तान की समझी है ना, उसमें जो एक सियासतदान है, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी है, वो देख रहा होता है कि यार, ये नहीं सोच रहा होता कि आगे का लॉन्ग टर्म क्या है। वो सोच रहा होता है कि यार हुकूमत को खतरा है, 6 महीने मजीद निकल आए तो अगला टेंडर मिल जाएगा, अगला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी, अभी करोड़ों की गेम होती है। आप अगर सारी जो ये पाकिस्तान में सरमायादारी है वो रियासत के इर्द गिर्द है। आप रियासत में हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए, आपको टेंडर मिल गए, आपको सारे ठेकों की गेम है। और उसमें अगर आपको 4 माह एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हुकूमत में, आपको साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसमें बहुत पैसा कमा के बाद में जब दूसरी हुकूमत आएगी आप बाहर चले जाओ, अपने बच्चों को बाहर भेज दो। तो बुनियादी इनकी सोच ये है कि जितना टाइम मिल सकता है ना जिसमें लूटमार हो सकती है वो करो, लेकिन उसका नुकसान फिर वही होता है कि जब जब साइकिल टर्न करता है तो फिर इनकी बारी आ जाती है, ये जेर ताब हो जाते हैं। और ये बहुत अफसोसनाक बात है। और मैं पिछले दिनों भी एक इंटरव्यू में कहा था कि नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जिसको मालूम है, इंक्लूडिंग इसमें मैं मियां नवाज शरीफ साहब को भी शामिल करूंगा, जिन्हें मालूम है कि उनकी सपोर्ट खत्म हो रही है, अवाम जो है उनके खिलाफ हो चुके हैं, वोटर्स उनके खिलाफ हो चुके हैं। ये एक ओवरऑल एक सिचुएशन बन रही है, और वो जो अपोजिशन लीडरान को बार बार ये पैगाम भी भेज चुके हैं। तो ये इस दफा जो नुकसान है नून लीग को, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कानून बहुत बुरे लेकर आ रही है और बिल्कुल कठपुतली हुकूमत बनी हुई है, बल्कि एक और भी प्रॉब्लम है कि इस बार जब ट्रांजिशन होगी तो नून लीग के पास वोटर नहीं बचेगा। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हार जाए, और जो इंडिपेंडेंट भी थे वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, वो नून लीग की तरफ नहीं गए। नून लीग नफरत की लामत है। अभी कश्मीर में आप देखिएगा इनके साथ क्या होता है, और पंजाब में अगर इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाए तो आप देखिए उधर इनके साथ क्या हशर होगा। सो ओवरऑल नून लीग एज अ पार्टी खत्म हो रही है, इनके साथ काफ लीग से भी बुरा होने वाला है। तो वो चीज अब नून लीग के अंदर भी जो मंझे हुए सियासतदान है उन्हें नजर आ रही है। वे आउट यही मिल सकता है कि सियासतदान बैठ के आपस के मामलात भी तय करें, और जो हदूद हैं तमाम इदारों की वो तय हों। ये नहीं कोई कह रहा कि किसी आपको हर इदारे को खत्म करना है, हर पार्टी को खत्म करना है, ऐसी कोई बात नहीं।
बात यह है कि हदूद का तयन किया जाए और वो आइन के अंदर ऑलरेडी क्योंकि वो तय है, उसके ऊपर बात करके मामलात को हल किया जाए। उससे आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर आपके 50% मसाइल खत्म हो जाएंगे। बाकी फिर जो इकोनॉमी के मसाइल हैं, जो आपके विजन के नजरियाती मसाइल हैं, वो सारी चीजें फिर आगे सियासत की बात है। हम अपनी बात लेकर अवाम में जाए, कोई और पार्टी अपनी बात लेकर जाए, वो नॉर्मल पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में होती है। फिर हम कम से कम इस अजाब से निकलेंगे तो हम ये बात करेंगे ना कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, करोड़ों बच्चे स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, 7 करोड़ से ज्यादा लोग 8,500 रुपए की कंजम्पशन पे जिंदगी गुजारने में मजबूर हैं। ये बातें उस वक्त होंगी जब आप ये बुनियादी सियासी तजाद का हल करोगे, फिर हम 21वीं सदी में दाखिल होंगे। हम अभी तक 19वीं सदी और जनरल डायर का जो एक गोस्ट है, एक जिन है, उससे हम नहीं लड़ पा रहे। तो अब उससे जान छुड़वाएंगे जनरल डायर से, उस सारी सोच से, तो फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत होगा, पाकिस्तान के इदारे भी मजबूत होंगे, पाकिस्तान की आवाम भी खुशहाल होगी, और हकीकी मानों में जो पाकिस्तान की एक डेस्टिनी बनती है, एक मकाम बनता है दुनिया में, वो हमें हासिल होगा। और अगर हमने मौका ना लिया और लीडरान ने इस बारे में ना सोचा, तो फिर बहुत देर हो जाएगी।